हेलो दोस्तों, द पेरिफेरल सीरीज के एपिसोड 7 के एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। अगर आपने इस सीरीज के पहले के एपिसोड का रिकैप नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड 7 डू डैड की कहानी फ्लिन की मॉम एला फिशर के साथ शुरू होती दिखाई देती है, जिसमें एला की आई साइट जाने लगती हैं और उन्हें फिर से दिखाई देना बंद हो जाता है और वो डॉक्टर के पास जाने के लिए रीस से मदद मांगती हैं। वहीं पर बॉब उन दोनों को देख रहा होता है, जिसमें वो उनका पीछा भी करता है। दूसरी ओर फ्यूचर में इंस्पेक्टर एंसली उन 3 एआई पेरिफेरल्स को उनके ऑपरेटर्स के साथ अपने साथ ले जाने के लिए लैब से बोलती है ताकि वो उनसे इन्वेस्टिगेशन कर सके, जिसमें फ्लिन विल्प को भी साथ में चलने के लिए कहती है ताकि वो कंफर्टेबल महसूस कर सके। दूसरी तरफ रीस एला को लेकर डीडी के पास आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ टॉमी ग्लैडी से अपनी कार एक्सीडेंट के बाद वहां से लाए गए एविडेंस के बारे में पूछता है, जिसमें ग्लैडी उसे अपने घर जाने और आराम करने के लिए कहती है और टॉमी के जबरदस्ती पूछने पर ग्लैडी उसे बताती है कि तुम्हारी टूटी गाड़ी के अलावा कोई भी एविडेंस जमा नहीं हुआ, ना कोई गन, ना तुम्हारा गैजेट, ना ही हमें कोई बुढ़ा मिला, बस तुम और तुम्हारी टूटी हुई गाड़ी मिली। फिर टॉमी इस इंफॉर्मेशन के साथ वहां से निकलता है। दूसरी ओर फ्यूचर में एंसली उन 3 एआई पेरिफेरल्स को मेट पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर में ले आती है, जहां पर वो बर्टन और कॉनर की एबिलिटी टेस्टिंग के लिए 8 फ्लोर वाली बिल्डिंग बना के तैयार करती है। फिर एंसली की असिस्टेंट बीएट्रेस उन दोनों को लेकर उस बिल्डिंग की ओर बढ़ती है और उस बिल्डिंग में दाखिल होने के बाद उनकी फाइट क्वाइट से होती है, जिसमें इसी तरह उन्हें क्वाड से लड़के बिल्डिंग की आखिरी फ्लोर तक पहुंचना होगा, जिस पर उन्हें सरप्राइज भी दिया जाएगा, ऐसा बीएट्रेस उन दोनों को बताती है। अब सीन शिफ्ट होता है और पास्ट में टॉमी उस फ्यूचर वाली कार की छानबीन करता है, जिसके अंदर उसे वही सोनिक गन मिल जाती है। तभी उसे जैकमैन की कॉल आती है, जिसमें वो उसे एक मुसीबत बताते हुए उसे तुरंत कॉर्वेल के घर पहुंचने के लिए बोलता है। दूसरी ओर बॉब घायल बनके डीडी की क्लिनिक में आ जाता है, जिसमें वो रीस पर हमला करके उसे मार देता है। वहीं वो डीडी और एला को खामोश रह के वहाँ चुपचाप बैठने के लिए बोलता है। अब फ्यूचर में एंसली फ्लिन को बताती है कि टेक्सास की जंग में कॉनर और बर्टन लड़ने गए थे और बर्टन उस जंग के दौरान मारा गया था, जिसमें कॉनर अपाहिज फ्यूचर की टाइमलाइन में नहीं बल्कि पास्ट की टाइमलाइन में हुआ था। वहीं फ्लिन एंसली से अपना फ्यूचर भी पूछती है, जिसमें जैकपॉट की तबाही के चलते उसका फ्यूचर ज़्यादा क्लियर नहीं है। वहीं उसकी शादी टॉमी से हुई, जिसमें उसके 2 बच्चे भी हैं, ऐसा एंसली फ्लिन को बताती है। और वहीं एक दूसरे को अच्छे से जानने के लिए फ्लिन को उसके सवालों के जवाब देने होंगे, ऐसा एंसली फ्लिन से बोलती है। जहां दूसरी तरफ बर्टन और कॉनर क्वाड से फाइट करते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें वो क्वाड को खत्म करके बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाते हैं और बीएट्रेस से अपने सरप्राइज की मांग करते हैं, जिसमें उनमें आपस में लड़ना होगा और किसी एक के जिंदा रहने पर इस ट्रेनिंग को पूरा माना जाएगा, ऐसा बीएट्रेस उन्हें बताती है। और फिर क्या वो दोनों बीएट्रेस पर वार करते हैं, जिसमें बीएट्रेस बर्टन के पेरिफेरल्स को मार देती है और कॉनर को बिल्डिंग की छत से धक्का दे देती है और इस तरह वो दोनों उनके जरिए फ्लिन के साथ अपनी टाइमलाइन में वापस भेज दिए जाते हैं। दूसरी ओर टॉमी कॉर्वेल के घर आ जाता है, जहां पर वो मैरी को देखता है जो बॉब के जरिए मारी जा चुकी थी। फिर वो आगे बढ़ता है, जहां उसे जैकमैन कॉर्वेल से बातें करते हुए दिखाई देता है, जिसमें जैकमैन टॉमी को इन सब में बर्टन को फंसा देने वाला प्लान बताता है और वो टॉमी से बर्टन और फ्लिन को कॉर्वेल के पास ले आने के लिए बोलता है, जिसमें इस चीज के लिए टॉमी तैयार नहीं होता। वहीं जैकमैन टॉमी को धमकाते हुए उससे बोलता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है और जहां उस पर चार्जेस भी लगाए जा सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और फ्यूचर में बीएट्रेस एंसली को बर्टन और कॉनर की हुई ट्रेनिंग का रिजल्ट दिखाते हुए उससे बताती है कि आप देख सकती हैं उन्होंने बहुत कम वक्त में अपनी ताकत और काबिलियत साबित कर दी। इनका विजुअल और हियरिंग कोऑर्डिनेशन कमाल का है। ये नजर और आवाज से एक दूसरे के इशारे समझ जाते हैं। फिर सीन यही कट होता है और बॉब को दिखाया जाता है, जो वहीं बर्टन और फ्लिन के इंतजार में रुका था क्योंकि वो उन्हें मारना चाहता था। वहीं एला के पूछने पर कि वो उसके बच्चों को क्यों मारना चाहता है,
जिसमें अगर उसने उन दोनों को नहीं मारा तो उसकी बेटी मारी जाएगी। ऐसा बॉब उसे बता के चुपचाप अपनी जगह बैठे रहने के लिए बोलता है। वहीं बर्टन और फ्लिन तेजी से उनकी ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें लियोन रीस से सिंक नहीं हो पा रहा था क्योंकि रीस बॉब के जरिए मारा जा चुका था। दूसरी ओर फ्यूचर में एंसली से मिलने चेरिस वहां आई होती है और एंसली के पूछने पर कि वो यहाँ क्यों आई है, जिसमें उसकी एक चीज को चुरा लिया गया है और वो उसके मुआवजे के लिए वहां आई है, ये बोलती है। दूसरी तरफ एस और ओशियन फ्लिन के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को लेकर पोर्ट लैंग्वेज में कुछ बातें कर रहे होते हैं, जिसमें लेव आके उनकी बातें सुन लेता है और वहीं लेव उन दोनों से काफी भड़का भी होता है, जिसमें वो उन्हें मारने की धमकी देते हुए उनका सीक्रेट पूछता है। वहीं एस चुपचाप रहती है, जिसमें लेव ओशियन को मारने जा ही रहा होता है। तभी एस अपना राज खोलती है, जिसमें अलीटा ने बर्टन को हायर करके आरआई की इंफॉर्मेशन उसके हैप्टिक इम्प्लांट में डाल दी ताकि वो फाइल्स स्टब में ही रहें और किसी को इसके बारे में पता ना चले। पर वहीं एक गलती हुई, जिसमें बर्टन के पेरिफेरल को फ्लिन ऑपरेट कर रही थी और फ्लिन में हैप्टिक इम्प्लांट ना होने के कारण हेडसेट ने उन फाइल्स को एक बैक्टीरियल डीएनए में बदल दिया जो उसके दिमाग पर हावी हो रहा है। ऐसा एस लेब को बताती है और वो लेब को ये भी बताती है कि जो फाइल्स फ्लिन के माइंड में एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के रूप में हावी हो रही हैं, उन्हें वो निकाल के नियोप्रिम्स यानी अलीटा को दे देगी ताकि वो इस दुनिया को तबाह करके फिर से नए सिरे से शुरू कर सके। जहां एस का दोबारा उसे धोखा देने पर वो उसे मार देगा, ऐसा लेब उससे बोलता है। वहीं लेब को उसका कुछ प्लान अच्छा लगता है, जिसमें वो उसे इस पर काम करने के लिए बोलता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और चेरिस एंसली को अपने चोरी हुए डेटा के बारे में बताती है, जहां इस डेटा को मशीनों का न्यूरल एडजस्टमेंट मैकेनिज्म बताया गया है जो उनकी टेक्नोलॉजी का सबसे सेंसिटिव पार्ट है। और जहां चेरिस का कहना है कि फाइल्स को चुराने वाली उसी की एक एम्प्लॉय अलीटा थी, वहीं उस जगह लैब के एसोसिएट यानी विल्फ की मौजूदगी ये साबित करता है कि इस चोरी में क्लेप्ट भी शामिल हो सकता है। वहीं चेरिस को लगता है कि उनका टारगेट उस मैकेनिज्म को हैक करके उसका गलत इस्तेमाल करने वाला है, जिसमें ये डाटा अगर क्लेप्ट के हाथों में लग गया तो तबाही पक्की है। ऐसा चेरिस एंसली से बोलती है, जिसमें चेरिस एंसली को लैब के साथ साथ जुड़े हर उन शख्स को मार डालने का ऑर्डर देकर वहां से निकलती है। दूसरी ओर पास्ट में बर्टन वहां पहुंच जाता है और अपनी गन की मदद से उन्हें देखता है, जिसमें उसे 3 वार्म बॉडी और एक ओल्ड बॉडी दिखाई देती है जो रीस की थी। पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन तीनों में कातिल बॉब कहाँ बैठा है, जिसमें लियोन रीस से हैप्टिक सिंक करता है, जिस पर रीस की बॉडी हिलती है। वहीं बॉब को लगता है कि रीस अभी भी जिंदा है, जिस पर वो उससे गोली मारने के लिए अपनी जगह से उठता है, जहां बर्टन को अपना टारगेट समझ आ जाता है और वो बॉब को शूट करता है, फिर अंदर आके उसे मार देता है। खेल खत्म। दूसरी ओर टॉमी भी जैकमैन की बातों से काफी डिप्रेशन में आ जाता है, क्योंकि वो बिना किसी सबूत के वो मैरी के मर्डर में फिशर्स को नहीं फंसाना चाहता था। इसलिए वो वहीं सोनिक गन के साथ वापस जैकमैन के पास जाता है, जिसमें वो जैकमैन को मार देता है, जिसे देखकर कॉर्बेल उससे काफी डर जाता है और उससे आपस में नेगोशिएशन कर लेने की बात करता है। पर टॉमी कॉर्बेल की बात नहीं सुनता, क्योंकि वो एक बुरा इंसान था। और फिर टॉमी सोनिक गन की मदद से कॉर्बेल को भी मार देता है। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगले एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब तक के लिए आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय मेरे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर और लाइक करें। और मेरे इस चैनल रिकैपडी को कर लो सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी अगले आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।